हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड इस थ्योरी से। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड रिलेटेड एग्जाम्स देने हैं, या फिर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज तक ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहा होगा जहां पर प्याजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। भले ही एक क्वेश्चन आए, लेकिन एक आध क्वेश्चन आता जरूर है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास, जब हम अपने मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निशन वर्ड लिया गया था लैटिन वर्ड कॉग्निसेर से, जिसका मतलब है टू नो, टू रिकॉग्नाइज और कंसेप्चुअलाइज, मतलब किसी चीज को जानना, पहचानना और कॉन्सेप्ट बनाना, उसके बारे में। ये थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, जो कि स्विस बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी, इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके इंट्रिंसिकली वो क्या है, मोटिवेट होते हैं चीजें सीखने के लिए, एक्टिव लर्नर होते हैं। जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं उनका ये मानना है कि बच्चा खुद कोई भी चीज क्या है, डिस्कवरी से सीखता है। आपको उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख जाएगा। इसीलिए इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला, नन्हे वैज्ञानिक, क्योंकि बच्चे खुद चीजों को डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके खुद सीख रहे हैं। आप उन्हें एकदम इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे, एक्टिव लर्नर्स हैं बच्चे यहाँ पे। पियाजे को सोशल साइंटिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि एनवायरनमेंट के साथ बच्चा कैसे अडेप्ट करता है। हेरिडिटी फैक्टर्स की भी इन्होंने बात करी कि हेरिडिटी का कॉग्निशन पे क्या इफेक्ट होता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ज्यादा नॉलेज जो है वो बच्चों के बारे में ही दी कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो अपने खुद के बच्चों, जो ऑब्जर्वेशन थी वो इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चे जो इनके थे उन पर की थी, उसके बेसिस पर इन्होंने थ्योरी दी थी। इनका कहना था कि बच्चे क्या है, खुद ही हाइपोथेसिस लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जहां से क्या है वो अपना कंडीशन बनाते हैं कि इस तरीके से हम चीज को सीखेंगे। पियाजे ने माना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, अडेप्ट और डील एफिशिएंटली विद वंस एनवायरनमेंट। कि इंटेलिजेंस क्या है, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में इन्होंने बात करी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि जब हम ज्ञान के सोर्सेज को जानते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करके इन्होंने कॉग्निटिव रिजल्ट्स दिए, कि जैसे स्टार्टिंग में क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, और फिर लास्ट में क्या है, धीरे धीरे बड़ा होते होते क्या है वो खुद अपना दिमाग लगाना सीख जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है इन्होंने, कॉग्निटिव रिजल्ट्स की, इसीलिए इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बात करी है वो ये है कि बच्चा जो है बड़ों के जितना ही सोचता है, थिंक्स इन सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी में सेम सोचता है कि उतना ही सोचेगा जितना बड़े सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंट सोचता है। जैसे हो सकता है कि बच्चा क्या है, सिर्फ अपनी डॉल के बारे में सोचा जाए कि हाँ मैं डॉल को ऐसे तैयार करूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, और बच्चा क्या, बड़ा क्या है, कुछ और चीज सोचेगा। क्वांटिटी में सेम सोच रहा है, बड़ों के जितना ही सोच रहा है, क्योंकि खुद कंस्ट्रक्ट करता है वो चीजें, बड़ों के जितना ही सोचेगा, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंट सोचेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे अक्सर क्वेश्चन आता है। पियाजे के मुताबिक बच्चा क्या है, एडजस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन से सीखता है, कि कोई नई चीज उसने सीखी उसको ऑर्गेनाइज कर लेगा, या कुछ नया चीज उसने अपने स्कीमा में एडजस्ट किया, अपने दिमाग में एडजस्ट किया तो उस चीज को सीख लेगा। इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंस को कहा है इवेंट ऑफ बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जिसमें 2 सब कैटेगरीज की बात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, की एसिमिलेशन से और एकोमोडेशन से हम सीखते हैं।
तो अब बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें इस थ्योरी को समझने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है स्कीमा की। इन्होंने एक वर्ड दिया स्कीमास, जिसका मतलब है मेंटल स्ट्रक्चर, या फिर हम उसे कह सकते हैं पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हर चीज जो भी हम सीखते हैं वो हम स्कीमा के फॉर्म में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वर्ड कोई बोलता है, जैसे मान लीजिए क्रिसमस, तो हमारे मन में उससे क्या आएगा, क्रिसमस ट्री आएगा, गिफ्ट्स आएंगे, केक आएगा, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो वही चीज आ गई कि वो क्रिसमस का क्या है, हमारे मन में एक स्कीमा बन चुका है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बन चुका है, एक पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्कीमास फर्दर दो तरह के होते हैं, एक बिहेवियरल स्कीमा एंड अनदर वन इज मेंटल स्कीमा। अब बिहेवियर स्कीमा तब यूज होता है जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जनरल बिहेवियर हमारा कैसे है। जैसे कुछ बच्चे क्या है कि किसी दूसरे तरीके से पेंसिल को पकड़ के लिखते हैं, कोई दूसरे तरीके से लिखते हैं, मतलब कैसा हमारा बिहेवियर है, कैसी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। एंड द अनदर वन इज मेंटल स्कीमा। अब वर्ड ही बता रहा है मेंटल, मतलब जहाँ पे कॉग्निटिव एक्टिविटीज हो रही है, कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी चीज जो संज्ञान से रिलेटेड है, वो मेंटल स्कीमा में आती है। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसी प्रोसेस के बारे में कि जैसे हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आएगी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन की, जब हमने कोई नई चीज देखी और हमने वो चीज सीख ली, मतलब कि न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। कि जैसे आपको कोई, जैसे मैंने आपको क्रिसमस का ही बताया कि आपको ये सारी चीजें पता थी, फिर आपको कोई मान लीजिए बताता है कि कुछ नई एक्टिविटी बताता है कि क्रिसमस में गेम्स भी हम खेलते हैं, तो वो क्या है, आपने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया, दैट इज एसिमिलेशन। आपने फिट कर ली नई इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रेशन, कि मतलब एक क्या है, इक्विलिब्रेशन की स्टेट आ जाएगी, मेंटल बैलेंस की स्टेट आ जाएगी कि आपने अपने दिमाग में वो चीज बिठा ली है। फिर उसके बाद न्यू हालांकि इसको हम एक अच्छी एग्जाम्पल से दोबारा से समझेंगे, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे होता है। फिर उसके बाद अगर कुछ न्यू सिचुएशन आती है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कोई नई सिचुएशन आई तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो क्या आ जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अब जो नॉलेज हमारे पास थी वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, नई नॉलेज को एकोमोडेट करेंगे। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें क्या है, हम नए आइडियाज फिट कर देंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंज, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। जो हमारा पहले से स्कीमा जो था उसको हम अपडेट कर देंगे। ये 3-4 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वर्ड समझ लिया तो मान लीजिए कि आपकी थ्योरी 60-70% कंप्लीट हो गई। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एसिमिलेशन मतलब कि जब हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको आप बताते हैं कि वो जो ऊपर आसमान में उड़ता है वो क्या होती है, बर्ड होती है। तो ये क्या हो गया, उसने फिट कर लिया, ये स्कीमा बना लिया उसने कि जो उड़ रही है वो बर्ड है। फिर उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन, मतलब कि ये उसका इवन मेंटल बैलेंस हो गया। इस इक्विलिब्रेशन स्टेट को होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं, वैसे मेन टर्म इक्विलिब्रेशन ही है। तो अब क्या है कि बच्चे के मन में ये सेट हो गया कि वो जो चीज उड़ रही है वो बर्ड होती है। अब न्यू सिचुएशन आती है कि बच्चा देखता है कि एरोप्लेन जा रहा है, तो उसे भी वो क्या बोलता है कि मम्मा देखो बर्ड जा रही है, या फिर किसी को भी बोलता है कि देखो बर्ड जा रही है। तो फिर तो मम्मा उसकी क्या बोलती है कि नहीं बच्चे, उसकी मदर उसे समझाती है कि ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि उसके मन में क्या था, एक इवन मेंटल बैलेंस था कि जो चीज उड़ रही है वो बर्ड है। लेकिन जब न्यू सिचुएशन आई, बर्ड ना होके एरोप्लेन था, तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया। उसकी प्रायर नॉलेज ने वर्क नहीं किया। जो उसके पास नॉलेज थी कि जो उड़ रही है चीज वो बर्ड है, वो नॉलेज ने वहां पे काम नहीं किया। फिर क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, मतलब यहाँ पे अब आएगी एकोमोडेशन। उसकी मदर उसे समझाएंगे कि देखो बर्ड भी उड़ती है, लेकिन ये क्या है, एरोप्लेन है, जिसमें मतलब लोग जाते हैं, इधर उधर ट्रेवल करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का एक मीन्स है। तो उसने क्या किया, अपने स्कीमा को चेंज कर लिया, नए आइडियाज उसमें फिट कर दिए कि हाँ बर्ड भी उड़ती है और एरोप्लेन अलग चीज है, बर्ड लिविंग थिंग है, या इस तरीके से कुछ वो क्या है, एकोमोडेट कर लेगा, चेंज कर लिया उसने उस चीज को, एक नया स्कीमा अपने दिमाग में ऐड कर लिया। तो अब जब एकोमोडेशन होगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, एसिमिलेट हो जाएगी, एक नया स्कीमा उसके दिमाग में बन चुका। अब इसीलिए कहा जाता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हमेशा एक साथ होती है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज एकोमोडेट करेंगे तो उसका भी एक स्कीमा बन गया, तो वो भी क्या हो गया, न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में ऐड होगी, तो वो एसिमिलेशन हो गई।
तो एकोमोडेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एकोमोडेट करना। अब कोई भी चीज हम एकोमोडेट कब करते हैं, जब पुरानी चीज काम नहीं करती है। तो वहीं से आप सीख सकते हैं एकोमोडेशन मतलब कि पुराने स्कीमा में कुछ नया चेंज लाना, कुछ मॉडिफिकेशन करना। अब बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि पियाजे ने बोले कि अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास रिफ्लेक्सेस एंड मेंटल डिस्पोजिशंस, कि जो कि बायोलॉजिकली इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस है हमारे फंडामेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने बताया था आपको, हेरिडिटी की भी बात करते हैं ये, कि हेरिडिटी का भी कॉग्निशन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और स्टार्टिंग में बच्चे का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारे बायोलॉजिकल इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस, हमारे मेंटल डिस्पोजिशंस पर ही डिपेंड करता है। फिर अगला फैक्टर इन्होंने बताया मैच्योरेशन, कि जैसे जैसे एज के हिसाब से मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे हमारे क्या है कॉग्निशन में डेवलपमेंट आती है, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर इन्होंने बताया वो है एक्सपीरियंसेस, कि जैसे जैसे बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के साथ, नई नई चीजें देखता है, नई नई चीजें सीखता है, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जिसमें हमारे पास एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस आती है जो अभी हमने समझी थी। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेसिस पे पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, जिसमें सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक की होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री लॉजिकल स्टेज भी इसे बोलते हैं, इसमें फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इज ईगोसेंट्रिक, जो 2 to 4 years होती है, एंड अनदर वन इज इंट्यूटिव स्टेज, जो 4 to 7 years में होती है। फिर थर्ड स्टेज इन्होंने बताई है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 12 years में होती है। फिर फोर्थ बताई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 to एडल्टहुड होती है। कहीं कहीं पे इसको 11 to एडल्टहुड भी बोल देते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहली स्टेज, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चों में होती है। तो इसमें भी फर्दर 6 सब स्टेजेस हैं। सबसे पहली सब स्टेज है बर्थ से लेके 1 month तक, जहां पे क्या है रिफ्लेक्सेस होते हैं और रैंडम अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सेशन मतलब कि बच्चों का पल के झपकाना या फिर कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। जैसे छोटा बच्चा जो बर्थ से लेके 1 month कभी भी क्या है कुछ हाथ को मतलब घुमाता है, या कभी थोड़ा बहुत हाथ उठाता है या पैर उठाता है, तो कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, रैंडम अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। फिर आती है सब स्टेज 2, जो कि 1 से लेके 4 month तक होती है, जहां पे बच्चा क्या है थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स कोऑर्डिनेटिंग सेपरेट एक्शंस। जैसे कि अगर कोई चीज उसके सामने रखी है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ग्रास्पिंग की कोशिश करेगा। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, कि कोई जैसे थोड़ा बहुत पहचानना शुरू कर देता है। जैसे कि किसी को पहचान लिया तो उसका स्कीमा बना लेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है। या फिर देखा होगा आपने अक्सर कि बच्चे किसी किसी को देख के रोना ही शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है एक स्कीमास डेवलप कर लिए उन्होंने अपने माइंड में। तो मतलब यहाँ पर क्या है स्टार्ट हो जाता है, ये चीजों को समझना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद आती है सब स्टेज 3, जिसको सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। 4 से 8 month में आता है। यहाँ पे क्या है थोड़ा थोड़ा मतलब और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, कॉज एंड इफेक्ट डिस्कवर हो जाता है, कि चीजों को समझना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आप उसे चुटी काटोगे तो रोना शुरू कर देगा, या फिर अगर कोई चीज उसे अच्छी लग रही है तो उसी की तरफ देखेगा, उसी चीज को मांगेगा। ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चमकीली चीज होती है तो बच्चे बड़ी जल्दी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट इज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट सब स्टेज आती है हमारे पास सब स्टेज 4, जो कि 8 से लेके 12 month तक होती है। तो यहाँ इसको और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, की थोड़ी और डेवलपमेंट आ जाएगी। आइडिया ऑफ परमानेंस एंड फ्यूचर इज डिस्कवर्ड। परमानेंस का आइडिया आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आनी शुरू हो जाएगी, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर दिख नहीं रही है तो वो है नहीं, बच्चा समझ जाएगा कि वो चीज है अभी भी। जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जैसे कोई चीज आपने उसके सामने से हटा दी तो वो सोचेगा कि वो चीज अब है ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सेंसरी मोटर स्टेज खत्म होने वाली होती है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आने शुरू हो जाती है। अगर आपने पहले उसे कोई चीज दिखाई फिर आपने हटा दी तो वो जान जाएगा कि आपने उस चीज को छुपा लिया, ऐसा नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर के लास्ट तक आना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। स्टार्टिंग में ये होता है कि अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि सामने से चलेगी मतलब चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती।
एक्सपेरिमेंटेशन बिगिन हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि उसका कोई खिलौना है तो उससे कोई आवाज आ रही है तो बार बार उसे क्या है कि वो आवाज को ट्राई करेगा, अलग अलग तरीके से देखेगा कि कैसे आवाज निकल रही है। अलग अलग आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ खिलौने के अलग अलग तरीके से आवाज करते हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करेगा। इंडिपेंडेंट गोल सेटिंग हो जाएगी कि हाँ मुझे ऐसी आवाज निकालनी है इस खिलौने से, तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज आती है सब स्टेज 5, जो कि 12 से 18 मंथ तक होती है, जहां पे टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। इमिटेशन स्टार्ट कर देता है बच्चा, कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों से कहते हैं कि हाँ बताओ डॉगी कैसे आवाज करता है, तो वो भाव भाव करते हैं, या फिर मतलब चीजों को देख के इमिटेट करना शुरू कर देता है। जैसे हो सकता है कि उसके घर में कोई बड़ा हो या किसी पर्टिकुलर तरीके से बात करता हो, तो उससे पूछते हैं कि बताओ वो कैसे बोलता है। मतलब इमिटेशन मतलब नकल करना शुरू कर देता है दूसरों की, मतलब चीजों को और अच्छे से वो समझने लग गया है। अब एक्सपेरिमेंटेशन एसिलरेट, अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या है और ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा। जैसे देखा होगा कि अपने बॉयज जो होते हैं वो अपने खिलौनों को तोड़ तोड़ के देखते हैं कि हाँ इसमें क्या चीज है, तो और ज्यादा कॉग्निशन की डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर आती है हमारे पास सब स्टेज 6, मतलब 18 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का टाइम पीरियड, जहां पे क्या है थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चा सोचना शुरू कर देता है अच्छे से। अब मेमोरी एंड थॉट्स बिगिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन्स, कि अब अगर आप उसको कुछ प्रॉब्लम देते हो तो वो सॉल्व करना शुरू कर देता है। जैसे आप अगर उसको कहते हो कि अगर मैं कोई ये काम करूंगा तो फिर मुझे कैसे करना चाहिए, तो वो आपको आइडियाज देना शुरू कर देता है। हालांकि उसके आइडिया उसी के लेवल के होंगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है, सोचना शुरू कर देता है अब बच्चा। अब बात करेंगे कुछ बेसिक फीचर्स क्या होते हैं इस स्टेज में। अभी तक हमने सब स्टेजेस की बात करी कि सेंसरी मोटर में फर्दर 6 सब स्टेजेस हैं, जहां पे ग्रास्पिंग, सकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बच्चे में। और बेसिक फीचर्स क्या है इस स्टेज के, कि सेंसेस आर टीचर, सेंसेस से सीखता है। सेंसरी मोटर सोल्यूशंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, वही पलके झपकाना, या फिर कभी कभी क्या है बैबलिंग करता है, मुंह से कुछ थोड़ा बहुत ऐसे मुंह हिलाता है या कोई चीज ऐसा काम करता है कुछ। अगर सेंसरी मोटर एक्शंस होते हैं, इससे क्यूरियोसिटी बहुत होती है बच्चों में। थोड़ी मतलब बहुत नहीं कह सकते कि अपेयरेंस होती है क्यूरियोसिटी की, कि जैसे कोई उसे चमकीली चीज नजर आती है तो उसकी तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, वो क्यूरियस हो जाता है उस चीज को जानने के लिए। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड, लेकिन जब ये स्टेज खत्म होने वाली होती है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अब अगर आपने उसका खिलौना छुपा दिया है तो वो जिद करेगा कि उसे उसका खिलौना वापस दिया जाए, ये नहीं मान लेगा कि अब खिलौना एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेफर्ड इमिटेशन होती है, कि मतलब डेफर्ड इमिटेशन मैंने आपको बताया कि नकल कर पाना। अगर कोई बंदा उसके सामने नहीं भी है, जैसे डॉगी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डॉगी उसके सामने नहीं भी है उस वक्त, लेकिन फिर भी उसकी कॉपी कर पाएगा वो। कोई बड़ा अगर कुछ अलग तरीके से बोलता है, जैसे हेलो बच्चों या एनीथिंग, तो उस चीज को भी क्या है वो कॉपी कर पाएगा। थिंकिंग आ जाती है, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस और मोटर एक्शन से सोचना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि वो पेन उठाता है और पेन वो उसे चुभती है, तो उसे क्या पता चल जाएगा कि ये पेन अब मुझे चुभ रही है, मतलब ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो अगर एक बार उसे पेन चुभ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो पेन कभी नहीं उठाएगा। मतलब कि एक इंटेलिजेंस आ गई उसमें कि मुझे ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको प्री चाइल्डहुड भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है, या अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है, जो कि 2 से लेके 7 साल तक की अवस्था में होती है। इसके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल और ईगोसेंट्रिक, जो कि 2 से लेके 4 साल तक की अवस्था में होती है। और उसके बाद आते हैं इंट्यूटिव फेज या इंट्यूटिव स्टेज, जो 4 से लेके 7 साल तक की अवस्था में होती है। इसको प्री ऑपरेशनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लॉजिक से पहले अभी बच्चा अच्छे से लॉजिक किसी चीज पर नहीं लगा सकता। और सबसे मेन फीचर इसका ये है कि इसमें डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज बड़ी जल्दी सीखता है बच्चा इसमें। तो जो इसका पहला फेस है ईगोसेंट्रिक फेस है, कि जहां पे बच्चा क्या है बहुत ही ईगोसेंट्रिक होगा, आई की ज्यादा बात करेगा, मैं की ज्यादा बात करेगा, खुद को इंपॉर्टेंस देगा, खुद को सेंटर में रख के बाकी सारी चीजों को सोचेगा कि अगर मुझे ये अच्छा लगता है तो बाकियों को भी अच्छा लगेगा। मतलब बच्चा मैं मतलब खुद के बारे में सोचेगा। वर्बल रिप्रेजेंटेशन होते हैं लेकिन स्पीच ईगोसेंट्रिक होती है। जैसे बच्चा अक्सर कहता है कि मैं ये करूंगा तो आपको भी करना होगा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा बोलता है वो, मतलब हमेशा खुद को इंपॉर्टेंस देता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मतलब थोड़ी इलॉजिकल रीजनिंग, इसीलिए इसे ट्रांसडक्टिव एज भी कहा जाता है, क्योंकि जो वो बात कर रहा है हो सकता है कि उसका कोई लॉजिक ना हो, लेकिन वो रीजन जरूर लगाएगा। इसका एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि एक बार क्या है, जब बचपन में मेरी बहन
हालांकि बचपन में सभी छोटे ही होते हैं। जब मेरी बहन छोटी थी तो मेरे पापा जब बाइक पे आते थे तो उनकी बाइक पे एक गाना था, आई लव माई इंडिया करके, उस टाइम बड़ा गाना चला हुआ था, तो जब भी वो आते थे वो गाना बजाते थे। फिर उसके बाद मेरे पापा की पोस्टिंग कहीं और होगी, तो फिर भी जब भी हम कभी वो गाना बजाते थे तो वो फटाफट भाग के बाहर आ जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उस गाने के बजने से पापा आते हैं। तो क्या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लगाई उसने यहाँ पे कि जब भी गाना बजेगा तो पापा आएंगे। मतलब कोई लॉजिक नहीं था इस बात का, लेकिन उसने ये रीजन लगा लिया था, इसलिए पापा की पोस्टिंग होने के बाद भी जब भी ये गाना बजता था वो फटाफट बाहर भाग जाती थी। तो मतलब लॉजिक अपने तरीके से लगाते हैं बच्चे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्यूटिव फेज, जो कि 4 से 7 साल की अवस्था में होते हैं। अब क्या है, थोड़ा ज्यादा सोशल होंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है 4 से 7 साल की अवस्था में। बच्चा हमेशा मैं ही नहीं कहता, ये कहता है कि अच्छा मुझे अच्छा ये चीज अच्छी लग रही है, ये आइसक्रीम अच्छी लग रही है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। तो मतलब दूसरों के विचार भी थोड़ा लेता है। जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं क्रूड होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि हो सकता है कि वो छोटे, रिवर्सिबल मतलब कि वो छोटे ऑपरेशंस कर पाए, जैसे कि 4+2 = 6 होता है, ये समझ जाए, लेकिन 6 - 4 भी 2 होता है, ये चीज उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि इरिवर्सिबल थॉट्स है उसके। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, रैपिड डेवलपमेंट होगी स्पोकन लैंग्वेज की, बहुत जल्दी से चीजें सीखेंगे, लैंग्वेज बहुत जल्दी इंप्रूव होगी इस स्टेज में। बहुत सारे वर्ड्स एक ही बार में बच्चा सीख सकता है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी सीखना शुरू कर देता है। ईगोसेंट्रिक होता है कि अपने बारे में ज्यादा बात करता है, वो मैं मतलब उसके में ज्यादा होता है कि खुद की बात करेगा, ज्यादा खुद को इंपॉर्टेंस देगा। एनिमिस्टिक थिंकिंग होगी कि मतलब निर्जीव चीजों को भी सजीव समझेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चे अक्सर अपने डॉल्स वगैरह जो होती है उनको फीड करते हैं, या बॉयज क्या है कार को चलाते हैं तो कहते हैं हाँ मैं कार चला रहा हूँ। मतलब एनिमिस्टिक डॉल वगैरह को क्या है, खाना खिलाते हैं, उनको सजीव मान रहे हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं, मतलब इंट्यूशंस के बेसिस पे काम करता है। अगर उसे लगता है कि ये काम करके उसे अच्छा लगेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज जितना भी आप उसे जोर लगा लो वो कोई काम नहीं करेगा। या फिर अगर उसे कहीं पे जाने पे उनका मन है तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मतलब अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे काम करता है कि जो चीज उसे लगती है कि शायद उसे ये काम करके अच्छा लगे, तो मतलब इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं। प्री कंसेप्चुअल थॉट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है, सिंबल्स वगैरह को अच्छे से समझ लेता है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझना शुरू कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से नहीं आता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बच्चा ज्यादा एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाता, एक ही एस्पेक्ट को देखता है, क्योंकि उतना ज्यादा लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 12 ईयर्स में होती है। लेटर चाइल्डहुड या प्री गैंग एज भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या गैंग अप होना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ रहना, अपने दोस्तों से सीखना, एक गैंग फॉर्म करना शुरू कर देता है। कैपेबल होता है कि कंक्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, जो चीजें उसे दिख रही है उस पर लॉजिक लगा सकता है। अब इसीलिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, क्योंकि कंक्रीट मतलब जो चीजें दिख रही है, जो चीजें हमारे सामने हैं, उन पर लॉजिक लगा सकता है। बेसिक फीचर है इसके कि मल्टीपल एंड रिवर्सिबल थॉट्स होते हैं। अब बच्चा क्या है, एक ही चीज के, जैसे प्री ऑपरेशनल में क्या था कि एक ही एस्पेक्ट को समझ पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझ पाएगा, एक ही चीज के अलग अलग रीजंस को समझ पाएगा। रिवर्सिबल थॉट होगा, जैसे पहले उसे क्या है सिर्फ 4+2 = 6 पता था, लेकिन अब उसे पता है कि 6 - 4 करेंगे तब भी हमारे पास 2 आएगा, या 3 × 2 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है। मतलब रिवर्सिबल थॉट है। ईगोसेंट्रिज्म अब जाना शुरू हो जाता है, ईगोसेंट्रिज्म मतलब लगभग चला ही जाता है, अब दूसरों के एस्पेक्ट भी समझता है, इसीलिए तो प्री गैंग एज बोला जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्जन, उसे कन्वर्जन समझ आ जाती है, जैसे कि मीटर टू सेंटीमीटर बदल सकता है, किलोमीटर टू मीटर बदल सकता है, या मीटर टू किलोमीटर बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है चीजों को। कंजर्वेशन आ जाती है उसमें कि चीजों को समझ जाता है, एरिया शेप कैसे कंजर्व हो रही है, ये सारी चीजों की समझ आ जाती है, कि मतलब उसे पता चल जाता है कि शेप अलग होने से क्वांटिटी नहीं बढ़ती। जैसे प्री ऑपरेशनल में कहा था कि अगर बच्चा क्या देखेगा कि अगर बड़ा ग्लास है और उसकी चौड़ाई कम है तो उसे लगेगा कि शायद उसी ग्लास में ज्यादा कोई जूस या कोई भी चीज जो आप उसे दे रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन अब उसे क्या है कि क्वांटिटी का लॉजिक समझ आ जाएगा कि अगर शेप अलग है तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी ही ज्यादा हो, उसमें हो सकता है कि वो क्या है लंबाई में ज्यादा है या फिर चौड़ाई में ज्यादा है, तो वो सारी चीजें उसे समझ में आ सकती है।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन भी हो जाती है, मतलब कन्वर्जन और कंजर्वेशन दोनों चीजें समझ आ जाती हैं उसे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब सीरिएशन शुरू कर देता है, चीजों को सीरीज में लगा सकता है, क्लासिफाई कर सकता है। जैसे आप उसे कहते हैं कि ये नंबर्स है, इसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में किस तरीके से भी लगाओ तो वो सीरीज में लगा सकता है। या आपने उसे कोई चीजें दी, आप इसे क्लासिफाई करो तो लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे वो क्या है क्लासिफाई कर पाएगा, चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाएगा अच्छे से। नॉर्मल ऑपरेशंस लगाना शुरू कर सकता है, चीजों को कंबाइन कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग, डिवाइडिंग, ये सारे क्या है चीजें अच्छे से कर सकता है। मतलब बहुत जल्दी उसके कॉन्सेप्ट डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट किस पे लगा सकता है, कंक्रीट चीजों पे लगा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 ईयर्स टू एडल्टहुड। गैंग एज भी बोला जाता है इसे, क्योंकि अब बच्चा क्या है अच्छे से अपने सोशल एनवायरनमेंट को समझना शुरू कर देता है, गैंग अप होना शुरू कर देता है। पर्सन की एबिलिटी आती है उसमें कि वो चीजों को सीख सके, रीजनिंग लगा सके, खुद से बढ़कर कुछ मतलब कोई खुद से बढ़कर कुछ रीजनिंग लगा सके, मतलब आई नहीं होता उसमें यहाँ पे कि रीजनिंग लगाता है चीजों पर। कोई भी प्रॉब्लम अगर उसे दी जाएगी तो उसे सिस्टमैटिकली और लॉजिकली सॉल्व करेगा। कुछ बेसिक फीचर्स की अगर हम बात कर ले तो हर प्रॉब्लम पे क्या है लॉजिक लगाएगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नहीं होगी। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम दी जाती है तो उसके बारे में पहले सोचेगा, फिर उसका रीजन बताएगा, लॉजिकल सॉल्यूशन निकालेगा। हाई स्टेट इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम उसे दी जाती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन सोचेगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्लम के साथ क्या इफेक्टिवली डील करना सीख जाएगा। मतलब अपने जो उसके पास नॉलेज है उस पर उसे विश्वास होगा, हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी यहाँ पे कि मतलब जो चीजें उसने शायद अभी देखी भी नहीं है, जैसे कि ये जो हमारा न्यूक्लियस का जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा, या स्पेस साइंस की हम बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या है वहां पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जब हम उन चीजों की बात करते हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारी चीजों की बात करते हैं, इन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम मानते तो है ना इन चीजों को, हालांकि मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह से या अलग अलग मेथड से हम इनको प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस को, लेकिन देख तो नहीं ना सकते। तो वो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, उन चीजों पर लॉजिक लगाना जो हमें दिख नहीं रही है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो नॉलेज उन्होंने अभी सीखी है वो दूसरी सिचुएशन में क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उन्होंने सीखा है, तो वही चीज क्या है फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफर कर दिया। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग लगा सकते हैं, मतलब जो चीजें अभी तक उन्होंने देखी भी नहीं है उन पर भी रीजनिंग लगा सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जहां पे रूल टू एग्जाम्पल्स जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। रैशनल एंड सिस्टमैटिक थॉट होते हैं, हर चीज पे क्या है लॉजिक लगा रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर रीजन दे रहे हैं। तो बेसिक बात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की यही है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, डिडक्टिव हाइपोथेसिस, हर चीज पे लॉजिक लगाएंगे। अब बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि पियाजे को गए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है, तो जो भी चीजें इन्होंने डिस्कवर की उसके एजुकेशनल फील्ड में क्या इम्प्लीकेशंस है वो चीजें अब हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है प्यूपिल सेंटर्ड एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को सेंटर में रख के, बच्चे को ध्यान में रख के की जाए, कि जितनी भी एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं वो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रख के की जाए। कि ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटा बच्चा है तो उसको हाई लेवल की कोई चीजें बता दें तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, इसीलिए प्यूपिल सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चों को क्या एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद एक्सपेरिमेंट करें, इंट्रिंसिकली मोटिवेशन की जैसे बात करी थी हमने पहले कि कुछ चीजों को जानने की कोशिश करें। कि जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को फ्रैक्शन के बारे में सिखाना चाहते हैं तो चीजों को कट करें, या एप्पल आपने कट करके जैसे 1/3 के बारे में बताना तो एप्पल को 3 पीसेस में कट करके उस तरीके से सिखा दिया। मतलब सेल्फ लर्निंग एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां बच्चा खुद सीखना चाहे, डिस्कवरी लर्निंग की बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास करिकुलम प्लानिंग में कि कैसा सिलेबस होगा, क्या क्या करिकुलर, क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, उन सारी चीजों को प्लान करने में मदद करती है ये थ्योरी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की क्या जरूरत है या किस तरीके से वो समझेगा। पूरी के एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि किस तरीके से करिकुलम को प्लान करना है।
कि बच्चे की मेच्योरेशन और मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से, उसके कॉग्निशन के हिसाब से कैसे करिकुलम को प्लान किया जाए। नेक्स्ट बात आती है वेरियस एड्स की, वेराइटी ऑफ एड्स मटेरियल होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सेंसेस का यूज होगा उतने ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्या क्या चीजें उसमें यूज करी जाए कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही ना हो वहां पे, और भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हो, या फिर और भी सेंसेस, ऑडियो विजुअल्स और भी चीजें लगे, मतलब वेरियस एड्स का यूज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, दैट इज प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस। बच्चा कैसे चीजों को एडजस्ट करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे चीजों को समझता है, उस बेसिस पर हम उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर सकते हैं। एक हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितनी चीजें इसे समझ आ सकती हैं, जिस तरीके से वो चीजों को एडजस्ट कर रहा है, या फिर जिस तरीके का वो लॉजिक लगा रहा है किसी चीज पर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट किया जाए कि वो चीजों को अच्छे से समझे, एक्टिव लर्नर बन सके बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्विंटेंस विद थॉट प्रोसेस, की मेच्योरेशन के हिसाब से कैसे उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, कैसे उसके लॉजिक चेंज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दी जाए, ऐसी फैसिलिटीज दी जाए जहां पे वो क्या है, खुद डिस्कवर करे चीजों को, खुद एक्सप्लोर करके सीखे, मतलब एक्टिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस खत्म होती हैं। मैंने सोचा तो यही था कि हम एक ही वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप चेक कर सकें कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, उसी हिसाब से क्या है आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे। तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंतजार जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।